नमस्कार दोस्तों। अगर आप पुलिस की परीक्षा देने जा रहे हैं तो यकीनन मूल विधि विषय आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन क्या ये विषय सिर्फ उन्हीं परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो ये परीक्षा देने जा रहे हैं? नहीं, ये विषय आपको कानूनी ज्ञान प्रदान करता है, आपको अपने अधिकारों को बताता है। तो इसका मतलब हुआ कि हर नागरिक को अपने कानून के अधिकारों को जानने के लिए इस विषय को पढ़ना बहुत जरूरी है। आपने अपने जन जीवन में जरूर देखा होगा कि जब कोई घटना या दुर्घटना घट जाती है तो लोग पुलिस में एफआईआर कराने के लिए परेशान नजर आते हैं। कई बार बहुत मैं अशिक्षित लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शिक्षित लोगों को भी इसमें शामिल करते हुए कर रहा हूं कि कानून के ज्ञान के अभाव में अक्सर हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और एक बहुत बड़ी तादाद कोर्ट कचहरी में नजर आती है, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। लेकिन दोस्तों, अगर आपको अपने अधिकारों का ज्ञान है तो एक बहुत लंबा न्याय पाने का रास्ता यकीनन बहुत छोटा हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम लोग ये जाने कि अपराध होता क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है अपराध का मतलब क्राइम या ऑफेंस, ये होता क्या है अपराध। अब अपराध आपने अखबारों में पढ़ा कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी तो उसको अपराध की श्रेणी में रखा गया। फिर कहीं पे आपने सुना कि किसी व्यक्ति ने मोर को मार दिया या किसी व्यक्ति ने गाय को मार दिया तो यह अपराध की श्रेणी में रखा गया। लेकिन वहीं पर एक दूसरा पहलू आपको नजर आता होगा कि कसाई की दुकान में बकरा काटा जा रहा है, मुर्गे काटे जा रहे हैं, तो उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया। उसका मतलब आखिर अपराध ये है क्या? इसकी एक पर्टिकुलर अगर हम लोग छोटी सी डेफिनेशन देना चाहें कि अपराध होता क्या है तो अपराध का सीधा सीधा एक मायने, एक अर्थ, एक परिभाषा समझ लीजिए आप कि अगर कोई कानून लिखित है जिसमें किसी अपराध का वर्णन कर दिया गया है और मनुष्य के द्वारा उस कानून के विरुद्ध किया गया कार्य अपराध है, या उसके द्वारा किया गया क्रियाकलाप, उसके द्वारा किया गया कृत्य अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। कब? जब वो कोई लिखित कानून हो, उस कानून के विरुद्ध किया गया काम हमारा अपराध है। अब इसका मतलब हुआ, अभी तक मैंने आपसे बात करी, एक व्यक्ति ने मोर को मार दिया तो इसका मतलब हुआ इसके लिए कोई ना कोई कानून होगा। तो इसका मतलब कानून है, इसके लिए कानून है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 एक अधिनियम है जिसमें साफ साफ ये बताया गया है कि मोर को पालना, बंदर को पालना, सांप को पालना, ये सब अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसी तरीके से अब मनुष्यों के लिए कौन सा, मनुष्य ने मनुष्य के साथ कुछ कर दिया, कोई कृत्य ऐसा कर दिया जो अपराध की श्रेणी में आता है, तो उसके लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। तो उसके लिए कानून हमारे सामने सबसे पहला जो कानून है भारतीय दंड संहिता 1860। भारतीय दंड संहिता 1860 में लिखित कानून और कानून की परिभाषा यह वर्णन दिया गया है कि मनुष्य के द्वारा कौन कौन से कृत्य अपराध की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसे इंग्लिश में देखा जाए तो इंडियन पेनल कोड बोला जाता है और साधारण भाषा में हम आईपीसी कहते इसे सुनते हैं। इसे उर्दू में ताज इरादे हिंद बोला जाता है। फिर 6 अक्टूबर 1860 को लॉर्ड कैनिंग ने इस संहिता को भारत में मंजूरी दी। अब लॉर्ड कैनिंग के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। कई बार छोटी छोटी परीक्षाएं होती है, मैं उससे भी जोड़ता हुआ आपको चलूंगा। छोटी परीक्षाओं की बात करें जिसमें 1 लाइनर टाइप के बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल
जिसका कार्यकाल कितना है दोस्तों, 28 फरवरी 1856 से 1 नवंबर 1858 तक। 1858 तक की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि जो 1857 की जो क्रांति हुई, सैनिक विद्रोह हुआ, वो इसी के कार्यकाल में। तो याद रखिए दोस्तों कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो अगर ये सवाल आए तो लॉर्ड कैनिंग में लगाइए, लॉर्ड माउंटबेटन में लगाइए। दूसरी बात, भारत का पहला वायसराय कौन था, याद रखिएगा 1858 के बाद जो पद आता है वायसराय आता है, पहला वायसराय भारत का लॉर्ड कैनिंग था, जिसका कार्यकाल कितना है, 1 नवंबर 1857 से 1 मार्च 1862 तक का कार्यकाल है। अब इस कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटी, फिलहाल मैं इस बात की चर्चा नहीं करूंगा आपसे, मैं सिर्फ आपके सामने कुछ प्रश्न रख रहा हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि नील विद्रोह इसी के कार्यकाल में हुआ, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के कार्यकाल में आया। अब आपको ये बताना है कि नील विद्रोह और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम गवर्नर जनरल के रूप में आया है कि वायसराय के रूप में आया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बात करनी है। तो क्या मैं बात कर रहा था कि 6 अक्टूबर 1860 लॉर्ड कैनिंग ने इस संहिता को भारत में मंजूरी दी और 1 जनवरी 1862 को इसे भारत में लागू कर दिया। इसमें अगर देखा जाए तो धाराएं कितनी है, तो इसमें 511 धाराएं हैं। अध्याय कितने हैं दोस्तों, तो इसमें 23 अध्याय हैं और अनुच्छेद 370 हट जाने से 31 अक्टूबर 2019 से इसे जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया है। अब यहाँ पर एक बात आ रही है कि कहीं पर आप धारा नाम सुनते हैं और तो कहीं पर अनुच्छेद सुनते हैं, आखिर अनुच्छेद और धारा में अंतर क्या है। अगर आप YouTube में जाएंगे तो बहुत सारे वीडियो अलग अलग टाइप के दे रखे हैं, लेकिन फिलहाल मैं छोटी छोटी बातें इसी वीडियो में ही कवर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग अंदर जानते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद और धारा में अंतर क्या है। जब हम भारतीय संविधान की बात करें तो याद रखिएगा वहां पर हम अनुच्छेद की बात करते हैं, लेकिन ऐसा कोई कानून या अधिनियम जो संसद द्वारा पारित हुआ है, वहां पर जो भी चीजें हैं उनमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम धारा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसको रफली फिर से समझ लिया जाए, संक्षिप्त रूप में समझ लिया जाए कि अनुच्छेद का प्रयोग संविधान में होता है और धारा का प्रयोग अधिनियम में होता है। और अधिनियम का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर कोई अधिनियम संसद द्वारा लागू किया जाता है तो उसमें हमेशा हम धारा शब्द का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं क्या ये जो आईपीसी है सिर्फ भारत में ही लागू है? नहीं दोस्तों, भारत में ही नहीं लागू है, कुछ और भी देशों में लागू किया गया। कुछ प्रावधानों में थोड़ा सा संशोधन करके इसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया और श्रीलंका में भी लागू कर दिया गया है। और देखा जाए विश्व में सबसे बड़ा ये दंडिक कानून है, यानी आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता क्या इंडियन पेनल कोड 1860 क्या है दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा दंडिक कानून है। ये तो हमने आज बात कर ली कि अपराध क्या होता है और अपराध के विषय में परिभाषा और वर्णन कहाँ हुआ है। हमने ये भी जान लिया कि भारतीय दंड संहिता 1860 में इसका वर्णन है। अब बात आती है अपराध भी हो गया, लेकिन अब पुलिस आएगी और अपराधी को पकड़ लेते हैं। अभी मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा कि अपराध 2 तरीके के हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय। फिलहाल हम लोग ये बात करने वाले हैं कि अपराध होते ही जब पुलिस पकड़ ली जाती है तो आखिर पुलिस कौन सा क्रियाकलाप अपनाती है, पुलिस के पास वो कौन सा प्रोसीजर है, पुलिस के पास वो कौन सा क्रियाकलाप है, पुलिस के पास वो कौन सा कानून है जिसके तहत वो जांच या अन्वेषण करती है। सबसे पहले आप देखिए मेरे मुंह से निकला जांच या अन्वेषण। याद रखिएगा पुलिस जांच नहीं करती है,
सिर्फ अन्वेषण करती है। अब अन्वेषण और जांच में अंतर समझ लीजिए। सबसे पहली बात, कुछ उदाहरण के तौर पर मैं लेता हूं कि कुछ ग्रामीण वासियों ने ये बताया कि मैंने एक सांप देखा। वहां पर कुछ लोग पहुंचे जिन्होंने कहा ये काला सांप है, किसी ने कहा ये अजगर है, और अचानक पुलिस आ पहुंची है। पुलिस ने कहा नहीं साहब, ना ये अजगर है और ना ये काला सांप है, ये तो सब पानी वाला सांप है। अब पुलिस ने वो अन्वेषण करके लिख दिया। ये पुलिस की जांच नहीं कहलाएगी, पुलिस का अन्वेषण कहलाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि पुलिस की चार्जशीट की न्यायालय में कोई भी वैल्यू नहीं है। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि साहब पुलिस जांच में ऐसा लिख देगी तो हम अपराधी साबित हो जाएंगे। नहीं साहब, पुलिस आप सिर्फ अन्वेषण करती है, जांच तो न्यायालय करेगा, और न्यायालय जांच करके सही तथ्य जो भी पाएगा उसके आधार पर फैसला देगा। दंड देना होगा तो न्यायालय दंड दे देता है, और अगर रिहा करना होगा तो न्यायालय रिहा कर देता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हम लोग ये बात समझ गए कि पुलिस सिर्फ अन्वेषण करती है और जांच कौन करता है? न्यायालय करता है। ये बात भी अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग बात करें। मैंने बोला कि पुलिस आखिर किस कानून, किस क्रियाकलाप के तहत अपराध करने वाले को पकड़ती जाती है। और फिर यहाँ पे बात आती है कि क्या जिसने अपराध किया है पुलिस दोषी को पकड़ती है या अभियुक्त? याद रखिएगा दोस्तों कि पुलिस हमेशा अभियुक्त को पकड़ती है, दोषी को नहीं। अभियुक्त और दोषी में क्या अंतर है? जब भी कोई घटना घटती है जिसकी हम प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने या चौकी को जाके देते हैं, तो उसके आधार पर हम जिस व्यक्ति का नाम बताते हैं कि इस व्यक्ति ने ये अपराध घटित किया है, जब तक न्यायालय सजा न दे दे तब तक उस व्यक्ति को अभियुक्त कहा, चाहे उसके पर 1 नहीं 1 लाख मुकदमे लग जाए, वो अभी तक दोषी की श्रेणी में नहीं आएगा। कई बेचारे बहुत सारे विद्यार्थी इस बात से डरते हैं कि साहब पुलिस ने अगर हम पे एफआईआर कर दी या किसी और व्यक्ति ने एफआईआर कर दी तो उस कंडीशन में हम नौकरी लायक नहीं रहेंगे। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आपको न्यायालय दंडित न कर दे, अपराध आपका साबित न हो जाए, तब तक आप पूरी तरीके से नौकरी के लायक हैं। तो मेरे ख्याल से अभियुक्त भी समझ गए होंगे आपके अभियुक्त और दोषी में क्या अंतर है। यानी दोष न्यायालय जब दोष सिद्ध कर दे तभी आप दोषी हैं, उससे पहले आप दोषी नहीं, सिर्फ अभियुक्त हैं। मेरे ख्याल से ये भी आप सारी बात समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं कि पुलिस के पास वो कौन सा कानून है, कौन से प्रोसीजर से, कौन सी प्रक्रिया या कौन से क्रियाकलाप से पुलिस काम करती है। तो याद रखिएगा, एक कानून, एक संहिता बनाई गई जिसका नाम है दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसको सीआरपीसी आमतौर पर बोल दिया जाता है। सीआरपीसी का मतलब है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब पुलिस, मैंने बोला कि पुलिस जांच नहीं करती है, अन्वेषण करती है। तो पुलिस के अन्वेषण की प्रक्रिया को समझ लिया जाए। पहली प्रक्रिया पुलिस की यह है कि पुलिस पीड़ित के लिए भी काम करती है और दूसरी प्रक्रिया है आरोपी के लिए भी काम करती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कोई घटना घटित हो जाएगी तो पुलिस का काम है कि पीड़ित पक्ष का भी बयान ले, उसकी भी बात सुने, और आरोपी पक्ष की भी बात सुने और उसका भी बयान दे, उससे संबंधित लोगों का बयान दे। ये सारा काम पुलिस का है। और उसके बाद पुलिस एक चार्जशीट बना के, यानी अपनी रिपोर्ट बनाकर न्यायालय में भेज देती है। और न्यायालय का काम है उस रिपोर्ट के आधार पर ही वो अपनी जांच प्रक्रिया को शुरू करती है। अब बात करते हैं दंड प्रक्रिया 1973 के बारे में बात करें
तो 1973 को इसे पारित किया गया और भारत में 1 अप्रैल 1974 से इसे लागू कर दिया गया। इसमें कुल 528 धाराएं हैं और इसमें 2 अनुसूची हैं और अध्याय 37 है और इसमें लगभग 56 तरीके के दोस्तों फॉर्म हैं, यानी सीआरपीसी में 156 तरीके के फॉर्म हैं। यानी जब पुलिस अन्वेषण करती है तो कई बार आपने मुचल के का नाम सुना होगा, इस तरीके के जो फॉर्म हैं वो भराए जाते हैं और उसमें हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं कई बार। तो ये 56 तरीके के फॉर्म हैं। तो आइए संक्षिप्त रूप में फिर छोटी सी बात समझ के मैंने क्या क्या समझा जो आपको नोट्स प्रिपेयर करते समय याद रखना है। अपराध क्या, सबसे पहले अपराध क्या है, तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहली बात क्या समझनी है हमको, अपराध क्या है। तो याद रखना है आपको कि भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत अपराध का वर्णन और अपराध की परिभाषा दी गई है और उसका मतलब हुआ इसके विरुद्ध किया गया काम, यानी मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया जाता है जो आईपीसी 1860 के विरुद्ध है तो वो अपराध की श्रेणी में आए। अगली बात कर लेते हैं। मैंने अभी आपको दोषी और अभियुक्त में भी अंतर बता दिया। मैंने क्या बताया कि न्यायालय जब आपको दोषी साबित कर दे तभी आप दोषी हैं उस अपराध के लिए, अन्यथा आप अभियुक्त हैं। जब अगली बात, पुलिस किस प्रक्रिया को अपनाती है, तो मैंने अभी आपको बात बताई कि पुलिस हमेशा अन्वेषण करती है ना कि जांच, और पुलिस जिस प्रक्रिया को अपनाती है अन्वेषण की किस प्रक्रिया को अपनाया जाए, कहां से अपनाया जाए, उसके लिए सीआरपीसी 1973 करती है। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब आप ऑफेंडो एकेडमी के साथ साथ अब आप मेरी क्लासें ऑनलाइन ऑफलाइन नजर एकेडमी में भी ले सकते हैं। तब तक के लिए इंतजार करिए और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।